हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप मस्त रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों का जो महासंग्राम चल रहा है उसमें डे 11 की। 10 दिन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और बेहतरीन तरीके से अभी तक हमने सिलेबस को कंप्लीट किया है। वो इंडियन पॉलिटी का हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी का अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। एक दो क्लासेस और हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी की आएंगी, उसमें भी आपको और अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी का। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों इसके अलावा 45 दिनों में 45 क्वेश्चन पेपर हैं जो कि आपने हल करने हैं, वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। आज हमने लगभग 6 के आसपास हैं जो कि पेपर हल कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना, वहाँ से आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हिंदी की क्लास भी आपको दी जा रही है चैनल के माध्यम से। हिंदी को भी आप अपनी बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में 0 लेवल पर भी हैं और आपने अभी तक हिंदी को नहीं देखा है तो हिंदी को भी अंतिम समय में मेरे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। करीबन 15 से 16 वीडियो हैं जो कि अभी तक मैंने बना दी हैं और आगे को भी आपके एग्ज़ाम तक मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल की, और भारत के भूगोल में आज हम देखेंगे भारत की मिट्टियों को और साथ में देखेंगे भारत की कृषि की व्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बनते हैं क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। तो चलिए हम आज बात करते हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। देखो मिट्टी आज हम शुरू करने वाले हैं सॉइल मिट्टी। मिट्टी की अगर हम बात करें, देखो मृदा संगठन से एक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। मृदा संगठन से कि मृदा का संगठन किस प्रकार होता है, मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो कि पाए जाते हैं। इसमें जो है खनिज पदार्थ है जो कि सर्वाधिक मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। खनिज पदार्थ ये हैं 40 से 45% है जो कि सर्वाधिक मात्रा में किसी भी मिट्टी में खनिज पदार्थ की अधिकता देखने को मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है जो कि पाया जाता है, तो यह है खनिज पदार्थ। उसके बाद ह्यूमस की मात्रा है जो कि इसमें देखने को मिलती है, ह्यूमस की मात्रा। तो सेकंड नंबर पर ह्यूमस है जो कि आपको 5 से 10% है देखने को मिलता है। उसके बाद अन्य चीज़ें हैं, लेकिन आपको सर्वाधिक मात्रा में जो है वो खनिज पदार्थ, ये ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें मिट्टी के प्रकार की, क्वेश्चन हम सीधे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम पढ़ाई करेंगे। हम डिटेल में नहीं जाएंगे कोई भी चीज़ को, लेकिन हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। अगर हम मिट्टी के प्रकार की बात करें तो भारत में 8 प्रकार की है जो कि मिट्टी पाई जाती है, लेकिन ये 8 के 8 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन आपको एक चीज़ है जो कि ध्यान में रखनी है, वो क्या, वो ये कि भारत में 8 के 8 प्रकार की जो मिट्टी है उनमें कुछ तत्व हैं जिनकी कमी देखने को मिलती है। जैसे कि आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, और तीसरा है ह्यूमस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किसी भी मिट्टी के बारे में, इसमें किस पोषक तत्व की कमी है, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर ह्यूमस। ये तीनों ही हैं ऐसे पोषक तत्व जो कि भारत की मिट्टी में कम पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में जो मिट्टी के प्रकार हैं उनमें से पहला प्रकार जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा। इसी को बोला जाता है दोमट मिट्टी या फिर दोमट मृदा। इसी को बोला जाता है कछारी मिट्टी। क्या बोला जाता है? कछारी मृदा। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है एलुवियल सॉइल। इसी को बोला जाता है एलुवियल सॉइल बोला जाता है। अब देखो जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ अपने साथ अपर्दन और करके जो भी अपनी मिट्टी को बहा के लाती है, वो जो मिट्टी होती है उसको हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा बहाए गए पानी से जो मृदा का निर्माण होता है उसी को हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये कहाँ पर पाई जाती है, तो उत्तर भारत का जो मैदान है उसमें सर्वाधिक मात्रा में ये देखने को मिलती है। कहाँ पर? उत्तर भारत में ये देखने को मिलती है सर्वाधिक मात्रा में।
भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये है जलोढ़ मृदा या फिर दोमट मिट्टी, जो कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? वो पाई जाती है जलोढ़ मृदा, दोमट मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी। ये जो मिट्टी है ये आपके गेहूं और चावल के लिए उपयुक्त होती है। किसके लिए? गेहूं और चावल के लिए दोमट मिट्टी है जो कि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। भाई आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आप बोलेंगे जलोढ़ मृदा। इसके साथ ही इसमें पोटास की अधिकता देखने को मिलती है, पोटास की अधिकता। तो ये चीजें हैं जो कि आपको जलोढ़ मृदा से ध्यान में रखनी है, पोटास की अधिकता इसमें देखने को मिलती है। अगर हम जलोढ़ मृदा के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है भाई। पहला है खादर और दूसरा है बांगर। जो खादर होते हैं वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है। ये जो खादर है वो क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा। और ये जो बांगर है ये क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा है। अब जैसे ये नदी घाटी है, ये घाटी है, यहाँ पर से नदी इस प्रकार से बह के आएगी, तो जहाँ पर ये मिट्टी लाके अपना निक्षेप करेगी उसको हम कहेंगे खादर। और इसके जहाँ पर ये नदी का जल नहीं पहुँच पाता वो वाला क्षेत्र, उसको हम कहेंगे बांगर क्षेत्र। ठीक है, बांगर मतलब बंजर से भी आप ध्यान में रख सकते हैं इस तरीके से। तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है बांगर। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार खादर और बांगर से। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको एल्यूवियल सॉइल से ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं जो कि दूसरी नंबर की मृदा है भारत में पाई जाने वाली, और वो है लाल मृदा। दूसरी नंबर की जो मृदा है भारत की वो है लाल मृदा, जिसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। देखो भाई, लाल मृदा ये सेकंड नंबर की मृदा है। कैसी है? सेकंड नंबर की, यानी कि इसका जो क्षेत्र है वो सेकंड नंबर का है। पहला नंबर किसका है? एल्यूवियल सॉइल का, जलोढ़ मृदा का। आपसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है इसका रंग लाल रंग का क्यों होता है, किस कारण होता है? तो आप बोलेंगे आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है प्रायद्वीपीय भारत में। ये प्रायद्वीपीय भारत में कहाँ पर? वर्षा कम होती है, जहाँ पर वर्षा क्या होती है? कम होती है, वहाँ पर ये वाली मृदा पाई जाती है। जब वर्षा कम होगी तो यहाँ पर जो खेती है वो कम होगी, यानी कि ये जो मृदा होगी उतनी उपजाऊ नहीं होगी जितनी कि हम अभी तक दोमट मिट्टी के बारे में बात कर रहे थे, जो कि सर्वाधिक मात्रा में उपजाऊ थी। इसलिए जब ये उपजाऊ नहीं है, यहाँ पर पानी की कमी है, तो यहाँ पर किस प्रकार के अनाज पाए जाएंगे? यहाँ पर मोटे अनाज उगाए जाएंगे। इस मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाएंगे भाई। कैसे अनाज? मोटे अनाज, दालें यहाँ पर उगाई जाएंगी। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर से आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं तीसरी मृदा, जिसको हम बोलते हैं काली मिट्टी। तीसरी मृदा को हम देखते हैं जिसका नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी यहाँ से है जो कि आपको इम्पोर्टेंट इसको कर देना है, और स्टार मार्क भी आपने इसको कर लेना है। सबसे पहले इसका नाम ही पूछ लिया जाता है, इसके अन्य नाम क्या है? इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसको लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। चेरनोजम के नाम से इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। चूँकि इसका निर्माण ज्वालामुखी से हो रखा है, ज्वालामुखी से निर्मित ये मृदा है, इसीलिए हम इसको लावा मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि सबसे पहले है इसका उपनाम। दूसरी चीज़, इसको हम
इसमें खेती किस प्रकार की जाती है भाई? खेती, तो ये है कपास के लिए सर्वाधिक मात्रा में उपयुक्त मिट्टी। यहाँ पर क्या होती है काली मिट्टी में? कपास। अब इसका हम क्षेत्र देखें कि कहाँ पर ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो क्षेत्र इसका देखोगे आप तो इसका क्षेत्र है पठारी भाग, जो कि हम देखेंगे मालवा का पठार और दक्कन का पठार, मालवा और दक्कन का पठार, क्योंकि ये पठार जो है ज्वालामुखी से निर्मित पठार है, इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में है जो कि काली मिट्टी पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में देखो, सर्वाधिक काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है जो कि काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब आप देखो ये काली मिट्टी है जो कि कपास के लिए उपयुक्त है, इसका मतलब महाराष्ट्र में ही कपास भी पाया जाएगा क्या? ऐसा मत कर देना, आप ये मत कर देना कि सर्वाधिक मात्रा में अगर महाराष्ट्र में काली मिट्टी है तो यहाँ पर कपास भी सर्वाधिक मात्रा में होगा। ये गलती मत कर देना। इसको महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान में रखना कि कपास जो है, कपास का उत्पादन सर्वाधिक जो है वो गुजरात करता है। सर्वाधिक उत्पादन, इसका सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। इन दो टॉपिक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद जो काली मिट्टी है वो क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके बारे में इतनी ही चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है, जो कि काली मिट्टी से आपसे पूछी जा सकती हैं। अब हम चलते हैं जो कि है लेटेराइट मिट्टी। चौथी है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी है भाई? लेटेराइट मिट्टी के बारे में अब हम बात करते हैं। चौथे नंबर की है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में ये पाई जाती है, और पश्चिमी घाट में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है केरल में। आपसे पूछा जाएगा कि लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो यह है केरल में, जो कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर खेती किस प्रकार की जाती है? फिर इस मिट्टी में खेती किस प्रकार की जाती है? यहाँ पर चाय की कॉफी की जाती है। चाय यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में हम देख सकते हैं। चाय के साथ आप देखोगे यहाँ पर चाय के साथ मसाला यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और काजू। इसके लिए ये खेती है जो कि मिट्टी है जो कि उपयुक्त मानी जाती है। लेटेराइट मिट्टी के लिए सर्वाधिक जो कि आपको ध्यान में रखना है वो रखना है यहाँ का ताप। इसके लिए तापमान अधिक होना चाहिए। अधिक तापमान में ये मिट्टी होती है। जहाँ पर अधिक तापमान होगा वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी। तापमान के साथ यहाँ पर वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। वर्षा भी क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। और कितनी अधिक? 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा यहाँ पर होनी चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि जो केरल वाला क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, तापमान भी अधिक है, तो इसलिए उपयुक्त क्षेत्र है, उपयुक्त परिस्थिति है जो कि लेटेराइट मिट्टी के लिए वहाँ पर पाई जाती है। ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर से आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर से एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि इसमें किस तत्व की अधिकता देखने को मिलती है। इसमें हमको सिलिका धन आयरन मतलब लोहे की अधिकता इसमें देखने को मिलती है। तो ये होते हैं हमारे 4 की 4 मिट्टी। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें जो कि मिट्टी से आपसे पूछी जा सकती हैं। एक होती है अम्लीय मिट्टी और एक होती है क्षारीय मिट्टी। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा वो हम आपको बताते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाला राज्य, यानी कि किस राज्य में है जो कि सर्वाधिक क्षारीय मृदा पाई जाती है, तो वो आप कहेंगे यूपी। वो आप कहेंगे यूपी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा सर्वाधिक लवणीय मृदा। कैसी भाई? लवणीय, जिसमें नमक होता है, लवणीय मृदा वाला राज्य। तो लवणीय मृदा वाला राज्य होगा जो कि आपका गुजरात हो जाएगा। क्या होगा? गुजरात
हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अब हम चलते हैं कुछ और टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए है, बनते हैं। ये मृदा है जो कि आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं भारत की कृषि में। भारत की कृषि में है, अब हम प्रवेश करते हैं। भारत की कृषि व्यवस्था देख लेते हैं भाई। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको ये वाला टॉपिक है तैयार करके ले जाना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कृषि की। देखो, कृषि में अगर हम बात करें, कृषि में तो ये राज्य सूची का विषय है। कृषि क्या है? राज्य सूची का विषय है। हमने इंडियन पॉलिटी में पढ़े थे राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची पढ़ा था। तो राज्य सूची है मतलब इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। ये सबसे पहले है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? देखो, ये भारत है, ये क्या है? भारत है। और भारत का ये पूरा क्षेत्रफल अगर हम एक वृत्त के रूप में देखें, एक पाई चार्ट के रूप में देखें, तो इसमें 51% भाग में कृषि की जाती है। भारत में 51% भाग में कृषि की जाती है। अगर हम बात करेंगे 24% भाग वो हमारी भूमि का बंजर है। और अगर हम बात करेंगे 24 के बाद 21% भाग ये हमारा वन वाला क्षेत्र है। और बचा कितना? बचा 4% भाग। ये 4% भाग जो है चारागाह के लिए है। ये 4% भाग चारागाह के लिए है। आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस चार्ट से पूछा जा सकता है कि भारत में कृषि क्षेत्र कितना है, तो 51%। भारत की जो अनुपयोगी क्षेत्र है, जो कि बंजर भूमि है, वो कितनी है? 24%। भारत में वन क्षेत्र कितना है? 21%। भारत में चारागाह क्षेत्र कितना है? 4%, जो कि कुल भारत के क्षेत्रफल का ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब आपसे इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि मैं टेबल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। अब टेबल के माध्यम से है जो कि मैं आपको बताऊँगा अब, वो ये कि भारत में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो आता है रबी की फसल, दूसरा आता है खरीफ की फसल, और तीसरा आता है जायद की फसल। इनका समय कभी कभी पूछ लिया जाता है, बुआई का समय पूछ लिया जाता है, ये कब बोई जाती हैं, ये कब कटाई का समय पूछ लिया जाता है, कब ये काटी जाती हैं, और इनमें से कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जो कि पूछी जाती हैं, वो भी हमने लिख लेना है। यहाँ पर मुख्य फसल हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी मुख्य फसलें हैं। अगर रबी की फसल की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में बुआई जाती है। अक्टूबर नवंबर के बीच में, अक्टूबर नवंबर आजकल चल रहा है। तो आजकल जो फसल खेतों में बोई जाएगी वो होगी रबी की फसल। अब इसमें देखो कौन कौन सी फसलें आ जाएंगी। फिर इसमें आ जाएंगी आजकल कौन कौन सा? गेहूँ। आजकल आप घरों में देखते होंगे अपने आस पड़ोस में, तो गेहूँ बोया जाता है, जौ बोया जाता है, और आपको गन्ना देखने को मिलेगा, और इसके साथ ही मटर देखने को मिलेगा, और सरसों देखने को मिलेगा, जो कि आजकल यहाँ पर इनकी बुआई की जाती है। ठीक है भाई। इसके बाद आलू आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आलू। ये हैं जो कि मुख्य फसलें हैं। इनके अलावा भी फसलें हैं, लेकिन ये क्या है? मुख्य फसलें हैं। अगर इनकी कटाई की बात करें तो अप्रैल से मई के बीच में इनको काट लिया जाता है, या फिर अप्रैल मई के महीने में इनकी कटाई की जाती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रबी की फसल की कटाई किस महीने में की जाती है। अब हम बात करते हैं खरीफ की फसल। तो जून से जुलाई के बीच में, जून और जो जुलाई वाला महीना है उसमें ये खरीफ की फसल है जो कि बोई जाती है। अब जब ये बोई जाएगी तो इसमें कौन कौन सी फसलें हैं भाई? देखो, इसमें आपका आ गया चावल आ गया, मक्का आ गया, इसमें चावल आ गया, मक्का आ गया, बाजरा आ गया, कपास आ गया, मूंगफली आ गया। कपास,
बाजरा और मूंगफली, ये महत्वपूर्ण फसलें हैं जो कि इसमें आती हैं खरीफ की फसलों में। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी कटाई कब की जाती है, तो ये इसकी कटाई की जाती है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। अब जायद की फसल देखो, इनके बीच में जायद की फसल यहाँ पर होती है जब हम बात करें मई जून की बात करें, मई जून की बात करें तो मई जून से जुलाई अगस्त तक ये चलती हैं, ये वाली फसलें जुलाई के महीने तक चलती हैं ये। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे कि आप देखते हैं सब्जियां, इसमें जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे आप ककड़ी की बात करो और आप तरबूज की बात करो, खरबूजा की बात करो, जो भी आपको इस समय में दिखाई देती हैं, जो भी सब्जियां हैं आप अपने घरों में देखते हैं, उत्तराखंड वासी हैं सभी, तो आपने आस पड़ोस में सब्जियों को देखा ही होगा कि जो सब्जियां हैं वो कब उगाई जाती हैं, मई जून में, और जुलाई अगस्त में उनको बेचा जाता है या फिर उनकी सब्जी खाई जाती है। तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं कृषि में कुछ और चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आपके एग्जाम में कृषि से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो कि अब हम पढ़ते हैं, आपके एग्जाम में पूछी जाएंगे। जो ये आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ से कोई एक फसल आपको पूछ लेगा और कहेगा कि ये रबी की फसल है या फिर खरीफ की फसल है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा इनके महीने के नाम कि ये कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब आपको एक चार्ट और बनाना है, एक चार्ट है जो कि और बनाना है। उससे पहले भारत में फसलें देखो, भारत में सर्वाधिक उत्पादित फसलें, भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस फसल का उत्पादन किया जाता है, तो पहले नंबर पर आता है चावल, और पहले नंबर पर है ये फर्स्ट नंबर पर है, और सेकंड नंबर पर है गेहूं। गेहूं जो है सेकंड नंबर पर यहाँ पर उत्पादित किया जाता है भारत की बात अगर हम करें तो। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत सबसे अधिक मात्रा में किसका उत्पादन करता है, तो हम बोलेंगे चावल का, उसके बाद गेहूं का। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण चार्ट का, जो कि आपको इस चार्ट को बना लेना है अपने कहीं पर भी, एक पेपर में बना लो अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हैं जो कि आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप लिखना फसल, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे फसल। फसल के बाद दूसरा चार्ट हम बनाएंगे प्रथम देश का, और तीसरा चार्ट हम बनाएंगे, वो बनाएंगे भारत का स्थान, और फिर हम बनाएंगे राज्य, यानी कि किस, अब हम इसको, इस चार्ट को समझो पहले कि हम फसलों के नाम लिखेंगे और हम देखेंगे कि इसका उत्पादन सर्वाधिक किस देश में किया जाता है, और दूसरे नंबर पर किस देश में किया जाता है, भारत का स्थान क्या है, और कौन सा राज्य है जो कि भारत उस फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। यहाँ से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलो भाई, सबसे पहले हम बात करें चावल की ही, चावल की। चावल से आपको ध्यान में रखना है, चौ से चावल, चौ से चीन, तो चीन है चावल में पहला स्थान रखता है। उसके बाद भारत का जो स्थान है वो है सेकंड नंबर का, भारत का है सेकंड नंबर का स्थान चावल में। अगर हम बात करें प्रथम राज्य जो कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा राज्य उत्पादन करता है चावल का, वो करता है पश्चिम बंगाल। वो कौन सा करता है, पश्चिम बंगाल। अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें, ये तो सर्वाधिक उत्पादन हो गया। अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें, जैसे ये 1 हेक्टेयर का क्षेत्र है, इस 1 हेक्टेयर में सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में ये फसल होगी उसकी हम बात करेंगे, तो ये होगा पंजाब। पंजाब में है जो कि चावल का प्रति हेक्टेयर के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेकिन अगर वैसे देखें टोटल मात्रा में, तो टोटल मात्रा में अगर हम बात करेंगे तो वो होगा पश्चिम बंगाल। सेकेंड स्थिति आती है गेहूं की।
गेहूं में चीन, सेकंड पे भारत, राज्य होगा हमारा गेहूं में यूपी, और अगर प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो ये पंजाब ही राज्य होगा जहां पर चावल और गेहूं प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, तीसरी चीज हम देखेंगे अब चीन की ही अगर हम बात करें तो तंबाकू को देख लेते हैं। तंबाकू का भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो पहला स्थान है जो कि तंबाकू का उत्पादन करता है वो है चीन, और भारत का स्थान अगर हम देखेंगे तंबाकू में तो आ जाएगा तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है भारत का? तीसरा स्थान। इनमें से जो चीज़ें जहां पर इंपॉर्टेंट होगी मैं उसको बताऊंगा, जैसे कि तंबाकू में भारत का स्थान तीसरा है और पहला स्थान चीन का है। उसके बाद हम बात करें अगर दलहन की, दलहन मीन्स दालें। भारत जो है सर्वाधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है भाई, यहाँ पर ये फर्स्ट मात्रा में पहला नंबर स्थान रखता है। अगर हम बात करें राज्य की तो मध्य प्रदेश एमपी राज्य है जो कि पहला स्थान है राज्य में एमपी है जो कि सर्वाधिक मात्रा में दलहन या फिर दालों का उत्पादन करता है। उसके बाद हम अगर बात करें गन्ना या फिर चीनी की, गन्ना या फिर चीनी की, तो इसमें जो पहला देश है वो है ब्राज़ील। इसमें कौन सा है भाई पहला देश? वो है ब्राज़ील। और अगर हम भारत की बात करें तो इसमें आ जाएगा सेकंड नंबर, भारत का स्थान है इसमें सेकंड। अगर राज्य की बात करेंगे तो ये आ जाएगा यूपी, राज्य की बात करेंगे तो यूपी आ जाएगा। देखो भाई हम अब बात करते हैं मक्का की, तो मक्का में सर्वाधिक मात्रा में मक्का जो है वो अमेरिका में होता है, अमेरिका में सर्वाधिक मात्रा में ये मक्का उत्पादित किया जाता है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो कर्नाटक, भारत में ये मक्का कर्नाटक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं मैं उन्हीं को यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा आपको। आलू की अगर हम बात करें, आलू की बहुत बार पूछ लेता है, तो आलू में सर्वाधिक मात्रा जो है वो चीन का है और भारत का सेकंड वाला नंबर आ जाता है। अगर हम बात करें राज्य की तो ये है उत्तर प्रदेश है जो कि आलू का सर्वाधिक उत्पादन करता है। फिर हम बात करें दूध की, बहुत बार दूध का स्थान पूछ लिया जाता है देश का, कि कौन सा देश है भाई जो कि दूध का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है, तो भारत करता है, यानी कि इसकी रैंक है फर्स्ट। और अगर हम बात करेंगे राज्य की तो ये आ जाएगा यूपी है जो कि सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है। तो ये चार्ट है जो कि आपको बना लेना है, यहाँ से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक आध चीज़ें हैं जो कि और आ सकती हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा जूट का आपसे पूछ लिया जाएगा, तो जूट में भारत का स्थान पहला है पूरे विश्व में, और ये सर्वाधिक मात्रा में पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर फर्स्ट स्थान हो गया भारत का, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है जो कि जूट में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है। चलो भाई इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं इस चार्ट को मिटा के कुछ और चीज़ें हैं जो कि कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो और चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक कर लेना भाई, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लग रही क्लास, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। हमसे एक चीज़ पूछ लेता है कि रबड़ में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर ये पाया जाता है, तो पहला स्थान वो है केरल का। केरल में सर्वाधिक मात्रा में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करेंगे मसालों की, तो मसाला जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में मसाले का उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करें कुछ और चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं फसलों से, जैसे कि आम कभी कभी पूछ लिया जाता है, केला, नींबू, अमरूद हो गया, नींबू हो गया,
काली मिर्च हो गया, अदरक, हल्दी। अमरूद, अदरक और हल्दी। इसके उत्पादन में भारत जो है वो प्रथम स्थान रखता है। भारत का स्थान इनमें प्रथम स्थान है, फर्स्ट स्थान पर। किस पर? आम, केला, नींबू, अमरूद, अदरक, हल्दी, इनमें। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेनी है। अब देखो, एक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछ लिया जाता है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा यहाँ पर कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा बनता है, कहाँ पर बनता है? नदियों वाले चैप्टर में हमने देखा था, और ये बनता है आंध्र प्रदेश में। और किस नदी पर बनता है? तो ये वहाँ पर है धान का कटोरा। किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कावेरी नदी को धान का कटोरा कहा जाता है। और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को भी धान का कटोरा कहा जाता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गन्ना या फिर शक्कर का कटोरा। तो शक्कर मतलब गन्ना जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा उसी को हम कहेंगे शक्कर का कटोरा या फिर गन्ने का कटोरा। तो ये है यूपी को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। अब हम इसको मिटा के कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, उसको हम करेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हम करेंगे। अब भारत में अनुबंध खेती करने वाला पहला राज्य। अनुबंध खेती का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या होता है भाई? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है आपका पंजाब। ये क्वेश्चन है जो कि आपका इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला या फिर अनुबंध खेती करने वाला पहला राज्य जो है वह है पंजाब। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है? ठीक है, यहाँ से इतना चीज़ हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ें जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कृषि से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। जैसे आपको कुछ केंद्र के नाम दे देगा, पूछ लेगा कि भाई ये केंद्र कहाँ पर है। जैसे पहला केंद्र है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पर है भाई? ये कटक में है। और कटक कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। क्या क्वेश्चन है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र या फिर संस्थान कहाँ पर है? यह है कटक, उड़ीसा में। ये चीज़ है जो कि आपको याद करनी है। आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के नीचे ही क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है? इसका अनुसंधान केंद्र है। दूसरा आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र तो कपास की अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा नागपुर। सर्वाधिक मात्रा में कपास कहाँ पर कपास का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? अभी हमने देखा तो वो चीज़ है। लेकिन अगर हम अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो ये नागपुर होगा। तीसरा हम सेंटर देखते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो कि आपका लखनऊ में पड़ेगा। कहाँ पर? लखनऊ, यूपी में ये पड़ेगा। चौथा है भाई जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र।
केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो कि शिमला एचपी में है। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में है। पांचवा आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र जो कि आपको पूर्णा में देखने को मिलेगा। पूना महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, इतने जो 5 हैं अनुसंधान केंद्र, ये आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं। अब मैं इसको मिटा के कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उनको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्तों, अगर मैं एक आपसे कुछ चीज़ें कहूँ, जैसे कुछ चीज़ें ये हैं कि कुछ चीज़ें तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं जो कि आपको वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन अगर अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ें छूट जाती हैं और वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँगा, उस नोट्स का या फिर उस टॉपिक को आपको टेलीग्राम पर देने की कोशिश करूँगा। उसकी फ़ोटो खींच के मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा। तो अगर आप टेलीग्राम पर होंगे तो टेलीग्राम से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर हो तो इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। मैंने लिंक आपको अपने यूट्यूब के अबाउट में जाके देख सकते हैं, या फिर इसी डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पर भी जाके आपको लिंक मिल जाएंगे। तो कहीं पर भी आप हो, चाहे टेलीग्राम हो तो टेलीग्राम, या फिर इंस्टाग्राम पर हो तो वहाँ पर आपको मैं कुछ फ़ोटो हैं जो कि डेली के आज से देने की आपको कोशिश करूँगा, तो आप उसको वहाँ पर से ज़रूर देखना भाई। अब हम देखेंगे कुछ क्रांतियाँ जो कि कृषि से संबंधित है। कृषि क्रांति। तो पहले आता है हरित क्रांति। तो ये हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और ये भारत में कब आई? ये आई 1967 से 68 के बीच में। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें सर्वाधिक मात्रा में किस फसल पर है जो कि ध्यान दिया गया, और इसमें किसका उत्पादन है जो कि जिसमें वृद्धि दर से पैदा की गई। तो ये था गेहूं, और दूसरा नंबर का था चावल या फिर धान। गेहूं और चावल जो है इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा इस हरित क्रांति में की गई, क्योंकि यहाँ पर उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। आधुनिक यहाँ पर जो कृषि उपकरण हैं उनका प्रयोग किया गया, बीज और खादों का प्रयोग किया गया, तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, जिस कारण भारत में जो खाद्यान्न की समस्या थी उससे निजात पाया जा सका। इसलिए हम देखते हैं कि ये हरित क्रांति की ही देन है कि भारत आज विश्व में सेकेंड नंबर में गेहूं और चावल का उत्पादन कर पा रहा है। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है भाई। अगर हम बात करें हरित क्रांति के जनक की, इनके जनक, तो जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है इसके जनक हैं। अगर भारत में इसका जनक पूछा जाएगा या फिर भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो वो है MS स्वामीनाथन। तो वो कौन है? MS स्वामीनाथन। तो ये है हरित क्रांति से जो कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से इतना क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाएगा। और ये हरित क्रांति जो है वो कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, तो ये पंतनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से GB पंत कृषि विद्यालय है पंतनगर में, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनको इसका श्रेय जाता है। अब आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? अब आपसे एक क्वेश्चन है श्वेत क्रांति से पूछा जाएगा। देखो भाई, ये श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन के लिए। दूध उत्पादन।
पहले हमारे देश में दूध की बड़ी कमी हुआ करती थी। जब ये श्वेत क्रांति आई तो उसके बाद आप अमूल का नाम सुनते हैं, आंचल का नाम सुनते हैं। तो ये जो डेयरी है, मदर डेयरी है, ये सारी चीज़ें श्वेत क्रांति के बाद ही ये सारी चीज़ें आई। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो कौन हैं। इनके जनक पूछ लिया जाता है तो वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन है जो कि श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तीसरी क्रांति आती है गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो यह है आलू से संबंधित। किससे है भाई? आलू से संबंधित है। चौथी आती है सुनहरी क्रांति। कौन सी क्रांति है? सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति का संबंध है फल सब्जी बागवानी से। फल सब्जी बागवानी से इसका संबंध है, फल सब्जी और बागवानी से। अब यहाँ पर से और भी क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पीली क्रांति। पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। तिलहन से है भाई पीली क्रांति का। छठा क्रांति आप लिखो भूरी क्रांति। भूरी क्रांति, तो ये भूरी क्रांति किससे है? ये उर्वरक से संबंधित है। किससे है? उर्वरक से संबंधित क्रांति है। सातवीं क्रांति आप लिखो भूरी के बाद नीली क्रांति। नीली क्रांति, जो ये नीली क्रांति है ये है मत्स्य उत्पादन से संबंधित। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। आठवीं क्रांति आप लिखो भूरी होगी, पीली होगी, नीली हो गई, गोल हो गई, श्वेत हो गई, और हमारी बचती है फिर गुलाबी क्रांति। ये भी महत्वपूर्ण है, गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा मछली के उत्पादन से है संबंधित। झींगा नामक मछली है, इसके उत्पादन से ये संबंधित है गुलाबी क्रांति। अब आपसे और भी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना। 8, 9, नवा है जो कि आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है, जैसे कि रजत क्रांति। रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध है अंडे से, अंडा। 10वां है आपका कृष्ण क्रांति। क्या है? कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति जो है वो आपकी बायोडीजल से संबंधित है, बायोडीजल से। एक अंतिम क्रांति और लिख लो 11वीं, अमृत क्रांति। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, अमृत क्रांति। तो ये जो अमृत क्रांति है नदी परियोजना या फिर नदी परियोजना से संबंधित है। ठीक है भाई, इतनी क्रांति है जो कि आपसे ध्यान में रखी जा सकती हैं। और एक और क्रांति लिख लो, लाल क्रांति। तो ये जो है टमाटर और मांस से संबंधित है, टमाटर और मांस से संबंधित है लाल क्रांति। तो इतनी क्रांति है जो कि आपके एग्जाम में कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर भी पूछी जा सकती है। आपको इनको क्या करना है? याद करना है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ वो कि आपको टेलीग्राम चैनल है या फिर इंस्टाग्राम है, वहाँ ज्वाइन करके आपको हर डेली कुछ ना कुछ नोट्स दिए जाएंगे, तो आपको उनको भी देखना है, वहाँ से भी तैयारी अच्छे से करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।